सर, अभी आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के स्वभाव में दंगा और गुंडागर्दी है। साथ ही साथ राहुल पर हमलावर होते हुए वो कह रहे हैं, राहुल पे निशाना कि आजकल एक महाज्ञानी यहाँ घूम रहे हैं और वो जो है उनकी इस महाज्ञानी जैसे लोगों की सोच ने देश को बर्बाद कर रखा है। अभी एक दिन पहले उन्होंने ये बात कही थी कि अगर जरूरत पड़ेगी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए सोने का महल बनवा करके देने का भी वादा कर लेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने एक दिए हुए बयान को कांग्रेस के साथ चिपका दिया, जैसा आईटी सेल पहले से चिपकाता आ रहा है कि वो सोने का महल तब बनवाएंगे जब आलू से सोना बना लेंगे तो सोने का महल बनवा देंगे। तो सर, अब ये स्थिति क्यों आ रही है? आखिर इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री के तरफ से दिया जाना, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं जैसे पहले बोल रहे हैं, जैसे कई बार देखा जा चुका है? अब प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप तो मैं लगा नहीं सकता, उन्हें मुझे लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री एक जिम्मेदारी का पद है और लेकिन ये जरूर है कि जो बातें कही जा रही हैं इन चीजों की अपेक्षा नहीं की जाती और लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसा है ना कि आप विपक्ष में आप नहीं है। अब आप इस राज्य में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी 20 साल सत्ता में रह चुकी। 2-4 साल की बात नहीं है कि अभी 5 साल पहले आप सत्ता में आए हैं। 20 साल आपके हो गए। आप नरेंद्र मोदी जी के आप 10 साल जोड़ लीजिए, 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जोड़ लीजिए, जनता पार्टी की सरकार में इनकी उपस्थिति जोड़ लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इन्होंने चलाई, ये जोड़ लीजिए आप। तो ऐसा नहीं कि आप कल से सत्ता में आए। अब आप ये नहीं, अब यह लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या कर रही। अब आपको यह बताना है कि 10 साल में हमने क्या किया, इस देश को के मुस्तकबिल को बदलने के लिए आपने कौन से प्रयास किए, इस देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया, जो आपने आश्वासन किसानों को दिया था, युवाओं को दिया था, महिलाओं को दिया था, उसके बारे में आपने क्या किया। अब आप आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं ना। आपके मध्य प्रदेश से 20 साल से सरकार है और आज अगर आप ये कहते हैं कि आपको ये बताने की आवश्यकता है कि उस राज्य का औद्योगिकीकरण कितना कर दिया आपने, उस राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किए। आप सीना ठोक के कहते रहे हैं कि 0 टॉलरेंस रहा है हमारा भ्रष्टाचार के ऊपर, तो वहां डंपर कांड का क्या हुआ, व्यापम कांड का क्या हुआ। अब आपको अपनी जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी। आपकी आलोचना करने से कांग्रेस या जेडीयू, आरजेडी या सीपीआई और सीपीएम खारिज नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अब आपसे लोग ये जानना चाहते। देखिए, दूसरी चीज क्या है कि प्रधानमंत्री से हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री से हम एक बेहतर देश के भविष्य का सपना देखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार करेगी क्या, या इस आलोचना करने के लिए तमाम नेता पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से, रक्षा मंत्री से। ये देश के ऐसे लोग हैं जिनसे देश की जनता ये जानना चाहती है कि हम प्रगति के किस रास्ते पर कितना चल चुके हैं और कितना भी अवयव में कितना भी और चलना है, और यह प्रक्रिया कैसे कैसे हम संचालित कर रहे हैं। आप अगर इस तरह की आप बात करते हैं तब आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लोग सुनते हैं। अगर आप ये काम आलोचना वाला करते रहेंगे, आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री थोड़े होते हैं, प्रधानमंत्री काम करने के लिए होते हैं। और जब आप उस पद पे हैं तो उस पद के अनुकूल आपसे बात लोग सुनना चाहेंगे। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सा लोगों के पास अभी ये मतलब इतनी समझ हो गई है कि वो इस बात का मूल्यांकन कर लें कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। आप कर्नाटक में भी आप यही बात कहते रहे, हिमाचल में भी यही बात कहते रहे, बंगाल में भी यही बात कहते रहे। अपने आप को दोहराने से काम थोड़ी चलता है। आपकी बात में नवीनता होनी चाहिए और देश के लोगों को आपकी तरफ से एक आश्वासन मिलना चाहिए। वो आश्वासन इस आधार पे भी लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि आपने अतीत में किया क्या है, हम आपकी बात पर कितना भरोसा करें। अगर आप ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए क्या क्या आप मतलब आप सोचिए पूरे के पूरे भाषण में क्या है। आप कहते हैं कि धारा 370 हमने खत्म कर दिया। अरे धारा 370 आपने खत्म कर दिया तो उस राज्य में चुनाव क्यों नहीं करवा देते हैं जहां आपने खत्म किया है। वहां के रोज तो लोग खुश होंगे ना। आपकी उपलब्धि होनी चाहिए इस बात को, जाइए वहां चुनाव कराइए। वहां तो आपने वोटर लिस्ट को अपडेट कर लिया, आपने वहां जो परिसीमन का काम था वही आपने पूरा कर लिया, मतलब जितने चुनाव संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं, चुनाव करा दीजिए। तो आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बता रहे हैं कि लोगों से अगर साहब जनवरी में राम जी का भव्य मंदिर बन जाएगा, तो क्या सरकार इसकी फिर तो आपको मध्य प्रदेश में चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं उनको तो आलिशान बना दिया है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। तब तो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का साहस नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों का विकास ही लोगों के संतुष्टि का पैमाना है
तो मध्य प्रदेश में कोई ताकत नहीं जुटा सकता चुनाव लड़ने की। चाहे जितने 4-5 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, सब अरबों रुपया खर्च हुआ है वहां। चुनाव ना प्रधानमंत्री जी को प्रचार करने जाना चाहिए और नहीं शिवराज सिंह चौहान को आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार से अलग कीजिए, आप घोषित कर दीजिए, क्योंकि आपके एजेंडे को उन्होंने कितना लागू किया है। राजस्थान में भी आपको इस तरह से बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सवाल है नहीं है। अब आप अगर आप इस तरह की बात करते हैं, मेरा अपना मानना है कि आप अपनी विश्वसनीयता को कम करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में लोग आपसे एक सुनहरे भविष्य का सपना देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कैसे होगा, हमने क्या किया है, आप किस बात के लिए हमारा समर्थन कीजिए। और आप जान लीजिए अब वो दौर खत्म हो गया है ना कि आप कोई बात कहे तुरंत उसको लो मान लें। होता क्या है कि कई बार हम ऐसी बातें कहते हैं, नेताओं से लोग अपने उनके समर्थक की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनका जो समर्थक वर्ग है वह कम से कम उत्साहित रहे, उसके मन में ऊर्जा बनी रहे। ये उनके लिए है, ये राय साहब आपके सुनने के लिए नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो फिर तो बात मतलब वो आपके लिए कहते भी नहीं है, वो अपने समर्थक वर्ग के लिए कहते हैं। और होता क्या है कि जो लोग किनारे खड़े हैं उनको उनके लिए विचारणीय सवाल होते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं उसके ऊपर कितना गंभीरता से उसको लें और कितनी गंभीर बातें कितनी गंभीर हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आप अपने विपक्ष की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। सुनील सर, अभी जो फेमस कार्टूनिस्ट है मंजुल, उन्होंने ट्वीट किया है, जो जैसा सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कुछ वैसी ही बात वो फिर कहते हुए दिख रहा है। उसमें प्रधानमंत्री के दो अलग अलग और पीटीआई के हवाले से दो अलग अलग ट्वीट्स का जिक्र है, जिसमें एक में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 30-35 साल से वो दिवाली मना नहीं रहे। दूसरे में वो कहते हैं कि दिवाली के मौके पर वो 4 से 5 दिन जो है वो जंगल में जा करके बिताते हैं और फोटो वोटो भी शेयर कर रखी उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके के बयान, जो जैसे एक बयान का जिक्र मैंने आलू से सोना वाला पहले किया था, तो ये जो बयान है ये क्या लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो वो कितना महत्वपूर्ण होंगे ये सारे बयान। और दूसरा मैं आ जाता हूँ मेन उस पे जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि जो गारंटियां हैं दोनों तरफ से जो दी जा रही हैं, एक गारंटी कांग्रेस देती है, फिर उसी के उलट उसके जवाब में भाजपा एक नई गारंटी लेकर के आती है। तो क्या कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फॉलो करती हुई देखी जा रही है? और ये स्थिति कैसे बन गई कि भाजपा नैरेटिव सेट करने वाली जो पार्टी थी वो कांग्रेस को फॉलो करने की जरूरत उसको पड़ रही है? अब मुद्दों के आधार पर जो भी पार्टी राजनीति करेगी दूसरे दल उसको फॉलो करने के लिए विवश हो जाएंगे। कांग्रेस ने हाल के दिनों में केवल मुद्दों की बात की और उन मुद्दों की बात की जिसको जन समाज के बीच से जो मुद्दे सामने आए। कर्नाटक में उन्होंने अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया तो वहां के ठेकेदारों ने एक जो पत्र लिखा था उसको आधार लेकर के कहा कि 40% कमीशन की सरकार चल रही है। उस सरकार में मिस गवर्नेंस के जो आरोप लगे, जो वहां के कर्नाटक के समाज से निकले थे, उस आरोपों को लेकर के आगे बढ़े हो। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर तेलंगाना में उन्होंने केसीआर साहब की सरकार को देश की भ्रष्टतम सरकार की संज्ञा दी, तो तेलंगाना में आरोप लग रहे हैं लगातार। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जो किसान हैं उन किसानों को उनकी उपज का बेहतर कीमत नहीं मिल पा रही, वजह 1 साल तक किसान, इस देश का किसान खुले आसमान के नीचे बैठा रहा और जो देश की हुकूमत है उनको बदनाम करने में लगी रही कि खालिस्तानी है या आतंकवादी हैं, किसी से पैसा लेकर आंदोलन कर रहे हैं या गुमराह किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगे। जहां रह रहते हैं वहां कील ठोक दी गई, जगह बंकर बना दिए गए, बड़े बड़े रोड़े अटका दिए गए, कोई आ जा नहीं सकता। तमाम माने उनको वहां से हटाने के बजाय, उनकी समस्या को सुनने के बजाय तमाम तरह के अवरोध पैदा किए गए। और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी थी वो उनके मुद्दों को लेकर के चली कि कृषि की लागत बढ़ती चली जा रही है, उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं मिल रहा है, जो कृषि बीमा के जो का व्यवस्था है उसका भी लाभ किसान बेहतर तरीके से नहीं उठा रहे हैं। तो जब आप जनता के जीवन से जुड़े हुए सवालों को उठाएंगे तो दूसरा दल उसको फॉलो करने के लिए मजबूर होगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप जिन तरह के भावनात्मक मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे लोग उसको सुनेंगे नहीं। आज को सुनने के लिए कोई तैयार है क्या? बीजेपी तमाम तरह के मुद्दे लेकर के आ रही है, कोई नहीं सुन रहा है। अगर आज छत्तीसगढ़ में मैंने कम से कम कांग्रेस के बारे में तो धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इस चुनाव के में दोनों राज्यों में जहां पर सत्ता में है वो अपने गवर्नेंस की बात कर रही है। वो कह रही है कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में ये काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की, छात्रवृत्ति दी, आदिवासियों को राहत दी, आदिवासियों को उनकी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रहने के प्रयास किए, किसानों को लाभ दिया, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के तमाम उन मुद्दों की बात की जो उन्होंने अपने शासन काल में दी।
राजस्थान में वही सरकार कर रही है कि हमने राइट टू हेल्थ दिया लोगों को, हम 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। वो जो उस कार्यक्रम से जो लाभार्थी हैं वो सड़क पे आके कह रहे हैं कि हाँ साहब हमको लाभ मिला है, गंभीर बीमारियों का इलाज हमारी मुफ्त में हो गई। वो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार देने का प्रयास किया, वो ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। आपके पास क्या है उसको बताने के लिए कि साहब आपका कन्हैयालाल की हत्या हुई थी? आप जब पोलराइजेशन की राजनीति करेंगे तो मुख्य इश्यू से हट करके तो कोई सुनेगा आपको नहीं। कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता इसी आधार पर बनाई, विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता इसी आधार पर बनाई कि जनता से जुड़े हुए सवाल लेकर के लोगों के बीच में गई और यह आरोप लगाया कि जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र का, वो इन सवालों से को संबोधित करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो हर व्यक्ति मजबूर हो जाएगा, और आज यही स्थिति हो रही है बीजेपी के सामने। बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए उसकी विश्वसनीयता खत्म मैंने घटती चली गई। अगर 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 अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी में गिरावट नहीं आई, अगर वो आज भी राजस्थान के सबसे पॉपुलर नेता हैं तो किस बिना पर है? गवर्नेंस के आधार पर तो हैं। अगर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में अगर पॉपुलैरिटी का कोई सर्वेक्षण हो रहा है और उसमें कमलनाथ के बीच में और शिवराज सिंह चौहान के बीच में केवल मामूली 1 या आधा % का अंतर आ रहा है, क्यों आ रहा है? गोया कि आप अपने गवर्नेंस में कहीं ना कहीं आप पे खामी हुई। आप अगर भूपेश बघेल अपने राज्य में सर्वाधिक पॉपुलर नेता हैं तो क्यों है? सिद्धारमैया कर्नाटक में अपने सर्वाधिक पॉपुलर नेता थे तो क्यों थे? क्या गवर्नेंस के अलावा कोई विकल्प है क्या किसी के पास? और गवर्नेंस के क्या है? वो लोगों के मुद्दों से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके समस्याओं के समाधान करते हुए आप दिखाई पड़े हैं। यह मजबूरी है आज, और इसके बगैर आप आर्टिफिशियल तरीके से कोई मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, आपका समर्थक वर्ग सुनेगा, इससे भी आप नहीं इनकार कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का समर्थकों का एक वर्ग है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित कर दे। सुनील सर, बस चलते चलते एक लाइन का एक जवाब। दर्शकों में इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि जब प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्री जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव संभालने में लगे हुए हैं, तो देश कौन चला रहा है इस समय? एक गंभीर सवाल है राय साहब। ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो सरकार कौन चलाता है? लेकिन है क्या कि लोक प्रशासन में हम लोग पढ़ते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट गवर्नमेंट। एक तंत्र है, अपना काम करता रहता है। वो हम लोग को अपने आप को नेताओं की व्यस्तता के बावजूद अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि हम लोग बहुत ही एक सुरक्षित देश में रहते हैं। यह सवाल लेकिन जरूर है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता लोग अगर 24 घंटे प्रचार में ही लगे हुए हैं तो आखिर हुकूमत चल कैसे रही है?